हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरे यानी कि जेएसएससी सीजीएल हिंदी में जो सिलेबस में दिया हुआ है 3 नाटक, उन तीनों नाटक के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद और आधे अधूरे के रचयिता हैं मोहन राकेश। ठीक है। तो आमतौर पर जो है नाटक का नाम या उनको जो लिखे थे कवि, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से इन तीनों को याद करें। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है, हम लोग इसी नाटक से आरंभ करते हैं। देखिए, भारत दुर्दशा। ठीक है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अति लोकप्रिय नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी की एक संपन्न वैश्य कुल में भाद्र शुक्ल पक्ष 5 संवत 1907 यानी कि 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में माघ कृष्ण पक्ष 6 संवत 1942 सन 1885 को हुआ। ठीक है। तो जन्म याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850। ठीक है। काशी के निकट गांव में, और साथ ही साथ याद रखिएगा इनका मृत्यु 1885। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की भाषा को विकसित और प्रमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया। ठीक है। वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। क्या माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो वर्तमान हिंदी गद्य के वो प्रवर्तक माने जाते हैं। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। भारतेंदु ने साहित्य को पुराने रास्ते से मोड़कर उसे जीवन के साथ लगा दिया। ठीक है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आधुनिक गद्य साहित्य का जो परंपरा का प्रवर्तन हुआ है वो किससे हुआ है? तो नाटकों से हुआ है। भारतेंदु जी ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक बांग्ला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। यानी कि सबसे पहला नाटक उनका क्या था? तो वह विद्या सुंदर था। वह क्या था? तो वह बांग्ला से अनुवादित नाटक था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे चलकर उन्होंने अधिकतर नाटक ही लिखे। संवत 1930 में भारतेंदु ने अपना पहला मौलिक नाटक, जिसका नाम था वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है। यह एक प्रहसन था जिसमें धर्म और उपासना नाम से समाज में प्रचलित अनेक अनाचारों का जघन्य रूप दिखाते हुए उन पर आघात किया और देश प्रेम का भाव जगाया। ठीक है। मतलब एक क्या था? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। इसमें जो था ना, वो देश में हो रहे उस समय अनाचारों के प्रति एक आवाज़ उठाया गया था। ठीक है। तो पहला नाटक याद रखिएगा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। भारतेंदु के नाटकों में सामग्री जीवन के कई क्षेत्रों से ली गई है। चंद्रावली में प्रेम का आदर्श है। जो इनका नाटक चंद्रावली है उसमें प्रेम का आदर्श है। नील देवी पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखा गया है। और भारत दुर्दशा में देश दशा बहुत ही मनोरंजक ढंग से सामने लाई गई है।
देखिए इन तीनों को क्लियर करते हैं। चंद्रावली के बारे में पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये प्रेम का आदर्श है। चंद्रावली में क्या दिखाया गया है, तो प्रेम का आदर्श दिखाया गया है। नील देवी में पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई के बारे में दिखाया गया है, व्याख्या किया गया है। और भारत दुर्दशा में देश की दशा को चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विषय भाव धम देसी राजवाड़ों की कुचक्र पूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। ठीक है, ये भी एक नाटक है। प्रेम योगिनी में भारतेंदु ने वर्तमान पाखंड में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बीच अपनी परिस्थिति का चित्रण किया है। देखिए, और जो प्रेम योगिनी है ना, इसमें प्रेम योगिनी में क्या है कि जो भी पाखंड हो रहा है, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से, जो कि सामाजिक जीवन के ऊपर क्या है, गहरा प्रभाव लगा रहा है, तो उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नाटकों की रचना शैली में इन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। ठीक है, मतलब ये मध्यम मार्ग के ऊपर देखे, ना इनका जटिल मार्ग था ना ही इनका न्यूनतम मार्ग था। न प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र की जटिलता को न ही अंग्रेजी नाटकों की नकल को अपनाया। इन्होंने दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार किया, भावावेश की शैली और एक तथ्य निरूपण की शैली। भावावेश शैली की भाषा में छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग मिलते हैं। ठीक है, मैंने छोटा छोटा वाक्य इसमें लिया जाता है और सरल बोलचाल के होते हैं। भारत दुर्दशा नाटक की रचना सन 1875 ईस्वी में हुई। इसमें भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। देखिए, भारत दुर्दशा नाटक का रचना कब हुआ है, तो 1875 ईस्वी में। इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें भारतेंदु जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति को चित्रण किया है। यह नाटक अपनी युगीन समस्याओं को उजागर करता है तथा उनका समाधान करने का प्रयास करता है। वे भारतवासियों की दुर्दशा पर रोने तथा उस दुर्दशा का अंत करने के प्रयास का आह्वान करते हैं। ठीक है, चलिए 1875 याद रखिएगा, क्योंकि भारत दुर्दशा नाटक का रचना काल हुआ था वो। देखिए, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र हैं। एक भारत नायक के रूप में है जो अत्यंत कमजोर चरित्र में है तथा अपनी दीन दशा पर रोता है। भारत दुर्दैव एक शक्तिशाली खलनायक और प्रतिनामक के रूप में है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सभी का पात्र परिचय पढ़ रहे हैं। तो भारत क्या है, नायक के रूप में है लेकिन बहुत ही कमजोर है। ठीक है, एक भारत दुर्दैव है जो कि क्या है, शक्तिशाली खलनायक है। ठीक है, या बोल सकते हैं प्रतिनात्मक क्या है, रूप है। सत्यानाश, आलस्य, मदिरा भारत दुर्दैव के सहयोगी के रूप में भारत की जान निकालने हेतु उसके चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। ठीक है, चलिए इन लोग भी भारत दुर्दैव का साथ देते हैं। फिर आता है भारत भाग्य। भारत भाग्य भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता है। यह भारत का एक सहयोगी चरित्र है, क्या, भारत भाग्य। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उचित समाधान प्रस्तुत किया है। वे ब्रिटिश राज तथा आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। साथ ही उन्होंने भारत में फैली कुरीतियों, रोग, आलस्य, मदिरा, अलंकार, ठीक है, अहंकार, धर्म, असंतोष, अपयन और फिर फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि को भी भारत की दुर्दशा का कारण माना है। लेकिन उन्होंने भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण अंग्रेजों को भारत लूटने की नीति को माना है। माने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारत का सबसे मुख्य कारण क्या माने हैं, तो जो अंग्रेज भारत को लूट रहे थे ना, उसको माने हैं।
अतः भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की सफल कीर्ति है। इस नाटक के नवजागरण के दौर में एक मशाल की भूमिका निभाई है, जिसने भारतीयों की लक्ष्यहीन पतन उन्मुखी सोच को नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार यह एक दुखांत नाटक है जो प्रतीकात्मक शैली में रचा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारत दुर्दशा का गद खड़ी बोली में है तो पद ब्रज भाषा में है। इसमें गद और पद दोनों का उपयोग किया गया है। गद खड़ी बोली में है और पद जो है वो ब्रज भाषा में है। जैसे ब्रज भाषा में यहाँ पास दिया हुआ है कि रोहूं सब मिलकर आवहूं भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक है, नाटक की पद रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग कुछ इस प्रकार यहाँ पास किया गया है। ठीक है, देखिए, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। आपसी कलह हो जाएगा। उनके अनुसार समाज की वे कुरीतियाँ जो भारत दुर्दशा के प्रमुख कारण थे वे हैं रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ठीक है, अहंकार भी हो सकता है, और धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ आदि। लेकिन वे भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति को मानते हैं। इस नाटक में दोस्तों 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। ठीक है, प्रथम अंक में एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। वह संक्षेप में प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। मतलब वो जो लावनी में गाता है वह यही गाता है कि हम लोग प्राचीन अवस्था में कितने उन्नत थे और अभी की स्थिति में हम लोग का क्या हो गया है, तो दुर्दशा बन गया है। कवि एवं नाटककार भारतेंदु इस योगी के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत की दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। द्वितीय अंक में भारत स्वयं आकर अपनी दीनहीन दशा का उल्लेख करता है। तृतीय अंक में भारतेंदु जी बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्न अवस्था का वर्णन करता है। इसके बाद भारत उद्दैर्व के फौजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिर शाह चंगेज और तैमूर लंग आदि बताते हैं। साथ ही भारत के निजी दोषों का भारत उद्दैर्व के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। इसमें प्रथम कारण धर्म को माना गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है। देखिए, धर्म के चलते भी जो है ना वो पतन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने धर्म पर हैं और आप पर जो अत्याचारी है वो अधर्मी है। ठीक है, आपसे अधर्मी वाला ही काम करा रहा है और आप धर्म पर चलेगा तो उस कंडीशन में आप उससे हार जाइएगा। ठीक है, कभी कभी युद्ध जो है वो अधर्म से भी लड़ा जाता है। कभी कभी एक राम को बाली के पीठ पर भी वार किया जाना वो धर्म ही है। ठीक है, देखिए, अन्य कारणों में जातिगत भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह निषेध, विधवा विवाह, समुद्र यात्रा निषेध को माना गया है। और ये सब चीज़ को उसमें क्या माना जाता था? निषेध माना जाता था। आगे देखिए, चौथा अंक में भारत उद्दैर्व रोग, आलस्य, मदिरा और अहंकार को क्रमशः भारतवर्ष में भेजता है। अर्थात रोग स्वयं प्रशंसा करता है तथा मूर्खता पर उपहास भी करता है, क्योंकि रोग की दवा न कर वहाँ के लोग झाड़ फूक में अपना प्राण खो देते हैं। इनसे प्रभावित अकर्मण्य जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। ठीक है, पांचवा अंक में
भारत दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य उसमें गठित किया जाता है, जिसमें सभापति तथा उसके 6 सहयोगी सदस्य होते हैं। मैंने टोटल 7 व्यक्ति होते हैं। एक बंगाली होता है, एक महाराष्ट्री होता है, 2 देसी होते हैं, एक कवि होता है, एक पत्र संपादक होता है। ठीक है, चलिए। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत दुर्दैव को रोकना है। छठा अंक में भारत भाग्य आता है, जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। उसकी दृष्टि में भारत विश्व में गौरवपूर्ण स्थान पर रहा है। वर्तमान में भारत की दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है। इस प्रकार यह नाटक दुखांत नाटक बन जाता है, क्योंकि नाटक का नायक भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है और नाटककार ने भारत भाग्य के आत्महत्या के माध्यम से भारतवासियों को आत्मग्लानि की स्थिति में ला देता है। अप्रत्यक्ष रूप से भारतवासियों को अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्बोधित करता है। देखिए, छठे अंक में भारत को जगाने आता है भारत भाग्य, लेकिन भारत को जगा करके थक जाता है। जब थक जाता है तो भारत भाग्य भी क्या कर लेता है, अपना आत्महत्या कर लेता है। तो उसी चीज को छठे अंक में दिखाया गया है। तो जब वो आत्महत्या कर लेता है तो यह जो नाटक है वो दुखांत सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाटक की रचना परतंत्र भारत के समय हुआ था, यानी जब भारत क्या था, दूसरे के तंत्र में था। उस युगीन साहित्य का एक सूची कार्यक्रम था भारत को आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, अपनी सारी कमजोरियों को किनारे कर भारत को आज़ाद करना। भारतीयों को जागरण का संदेश देने वाली साहित्यिक विधाओं में सबसे अधिक प्रभावकारी नाटक ही है। आज़ादी के दीवाने भारतेंदु स्वयं भी रंगमंच पर आकर अभिनय करते थे। चलिए, तो संक्षेप में हम लोग भारत दुर्दशा नाटक पढ़ लिए, लेकिन फिर से हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे। भारत दुर्दशा, देखिए, तो भारत दुर्दशा में एक योगी आता है और योगी क्या करता है, पहला अंक में वो लावनी गाता है कि रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार योगी का जो है वह लावनी होता है। ठीक है, लावनी समाप्त होता है तब क्या होता है, पट ओपन किया जाता है। जो नाटक खेला जाता है उसमें पर्दा ओपन किया जाता है। दूसरा अंक में क्या होता है, तो दूसरा में भारत का प्रवेश होता है। दूसरा अंक में देखिए, भारत का जब प्रवेश होता है तो भारत बोलता है, हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दुरत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था कि सुनवैचंग्र नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। माने आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि ये सब क्या हो रही है, सब जलजल हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ निश्चितता, सत्य सब कहाँ गए हैं। देखिए, इसमें दुर्योधन का एग्जाम्पल लिया जाता है। दुर्योधन बोलता है पांडव को कि बिना युद्ध को मैं तुम लोग को एक तनिक सुई की नोक में भी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, उसी का सहारा लेकर भारतेंदु बोलते हैं कि पहले के व्यक्ति इस जमीन के लिए लड़ मिटने के लिए रेडी रहते थे, चाहे वो दुराचारी ही क्यों नहीं रहते थे। लेकिन अब इसकी दशा क्या हो गई है। अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। भारत रोता है। माता राजराजेश्वरी विजयिनी, भारत बोलता है कि माता राजराजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, अपना एक ही लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, अब संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को
पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितवाएंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। फिर भारत गीत गाता है कि कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाहा होई अनाथ। इस प्रकार वो गीत अपना गाता है। ठीक है, चलिए भारत फिर क्या है कि अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहा। अभी मैंने तेरा आशा की जड़ को खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, चलिए तो भारत जो है डरता हुआ कांपता हुआ रोकर बोलता है कि अरे यह विकराल बदन कौन मुँह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे कैसे बचेंगे, मैंने जो अंग्रेज आ रहे थे उससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर वैकुंठ में बैठे हैं और राज राजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। जो मैंने महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड में न बैठल थी, इसलिए 7 समुद्र पार के बारे में बोला गया है। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा, अब कोई उपाय नहीं, अब मरा ये ऐसा बोलता है और मूर्छा खाकर गिर जाता है भारत। अब निर्लजता आती है। निर्लजता देखिए बोलती है कि मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी जियोगे तो भीख मांगोगे खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें, नहीं नहीं मुझसे अकेले नहीं उठेगा। ठीक है, आशा आशा जल्दी आओ आशा। ठीक है, आशा आती है। निर्लजता बोलता है कि यह देखो भारत जो है वो मारता है, जल्दी इसे घर उठाकर ले चलो। आशा बोलती है कि मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरा अंक में स्थान मैदानी भाव से लिया जाता है। ठीक है, फौजी के डेरे इसमें दिखाई देते हैं मैदान में। भारत दुदैर्व आता है। भारत दुदैर्व की एंट्री होता है। कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। भारत दुदैर्व ऐसे बोलता है भारत के प्रति। नाचता और गाता हुआ अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंदू करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच। ठीक है, ये फिर भारत दुदैर्व इस प्रकार का जो है वह गीत गाता है और नाचने लगता है। अब आगे देखिए, अब भारत कहाँ जाता है। ठीक है, ले लिया है सब कुछ हमने, एक हिस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ हो जाएगा। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हाँ हाँ अवगुण। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा 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 हंसता है वह, एक चने भी भीड़ फोड़ेगा। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसी लोगों को कहकर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उतना बड़ा मेडल और खिताब दूंगा। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, या यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट कर दूंगा। ये भारत दुदैर्व बोलता है। ठीक है, आगे देखिए, अरे कोई है सत्यानाश फौजदार को तो भेजो, ऐसे भारत दुदैर्व बोलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे क्या है कि नाचता हुआ सत्यानाश फौजदार आता है। देखिए सत्यानाश बोलता है कि हमारा नाम सत्यानाश है, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखे ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, रोके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजी तैमूर हमारे अदना अदना सूर। ठीक है, वह जो है वो इस प्रकार का
बातें बोलता है। भारदुदर्व आहा सत्यानाशी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर हिंदुस्तान को घेर ले जो पहले से घेरे हैं। ठीक है, भारदुदर्व अब सत्यानाश फौज को हुक्म देता है। सत्यानाश बोलता है, महाराज इंद्रजित संग जो कछु भाखा, सो सब जहूँ पहले ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए। भारदुदर्व फिर आज्ञा देता है। किसने किसने क्या क्या किया? सत्यानाश बोलता है, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। ठीक है, और बोलता है कि रुचि बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्य वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। ठीक है, इस प्रकार से वो जो है वह गाता है। ठीक है, फिर भारदुदर्व इस पर आहा आहा सबास सबास करने लगता है। फिर सत्यानाश हाँ महाराज बोलता है। फिर बोलता है कि अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, कि दिन 13 सबय चौका चौका लाए। भारदुदर्व और भी पूछता है कि और भी कुछ? सत्यानाश बोलता है कि हाँ, रुचिकै मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तेरी हाथ अरु पाए। मैंने महाराज वेदांग ने ही बड़ा उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इतिक कर्तव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष वे अभिमानी हुए, और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशो द्वार का प्रयत्न कहाँ, बस जय शंकर की। भारदुदर्व बोलता है, अच्छा और किसने किसने क्या किया? इसमें बोलता है कि महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं की खाने मात्र से काम, देश के कुछ काम नहीं। राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सुध ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्धमता ने भी संतोष को भी बड़ा सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिला है, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। ठीक है, भारदुदर्व और किसने क्या किया? सत्यानाश बोलता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने दुश्मन की सारी फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बंटा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक पीछा करके खूब भगाया। तुह के घुस और चंदे के एक बम के ऐसे गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बनाकर मूड़ लिया, एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी कुछ न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारदुदर्व बोलता है कि और भरा कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे क्या? सत्यानाश बोलता है, हाँ सुनिए। फूट डाह, लोभ, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रु मार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूजी और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटे पर गड़ूर हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई, इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल व्यवहार, खाना पीना,
सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक क्या, देखे आ रही है क्या करते हैं। अब देखिए भारत उधर बोलता है, भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। तो सत्यानाश बोलता है, महाराज उसका बल तो अपनी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डे और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत उधर बोलता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग, महारज्ञ, कर, मद, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज देना। सत्यानाश बोलता है, जो आज्ञा महाराज। वह जाता है। भारत द्वारा बोलता है, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, धन बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। ठीक है, फिर उसे के बाद फिर से पट्टा जो है वो बंद हो जाता है। फिर से जब ओपन होता है तो चौथा अंक में क्या होता है कि, ठीक है, इसमें रोग का प्रवेश होता है। वह कुछ गाता हुआ आता है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नीत शिकार भगवान। ठीक है, ऐसे वह गाते हुए आता है चौथे अंक में। देखिए, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ का मित्र और पथ का शत्रु हूँ मैं। कौन? तो रोगी बोलता है चौथे अंक में प्रवेश होकर। त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नाम अवतार हैं। मेरी ही बदौलत उच्छा ओझा दर्शनीय सयाने पंडित सिद्ध लोग ठगते हैं, आतंक मचाते हैं। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ठीक है, मैंने भारत उदैर को देखकर महाराज क्या आज्ञा है। भारत उदैर बोलता है, आज्ञा क्या है, भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग बोलता है, महाराज भारत को अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है। धनतरी और काशी राज के दिवोस दास का अब समय नहीं, अब ना सुश्रुत और भागभट्ट चरक की, माने ये सब जो उस समय क्या थे, तो चिकित्सक थे, उनके बारे में बोला जा रहा है। वैद्य जी अब केवल जीविका के हेतु बचे हैं, माने वैद्य जी अब सिर्फ पैसा ले रहे हैं। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया है। मैंने पहले वाला औषधि अच्छा था, लेकिन अब वाला क्या है, उसमें भेद हो गया है पैसा के चलते। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू और अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। वे किधर से चढ़ाई करते और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि जैसे चेचक होता है तो ग्रामीण इलाकों में अभी भी पूजा जाता है, उस प्रकार से चेचक को माता माना जाता है ना। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे। मैंने टीका लगाने के लिए वो शीतला के डर से डर जाएंगे, चेचक के डर से। उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत उदैर तो अच्छा तुम जाओ, महर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे, सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो पान का बीड़ा लो।
बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारतद्वैर्व बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसे घेर लिया है, अब कहाँ बच सकता है। अब आलस्य का प्रवेश होता है, आलस्य आता है। हा हा, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे दिन जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्त पी तो या कुंडी की उस पार या इस पार ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह में एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा, जरा मेरे मुंह में तो डालकर सवार ने कहा कि तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालना है, मैं इतना आलस तुमको हो रहा है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा रहा था, पर इसने न हाँका। सच है कि किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। फिर वह गजल गाने लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि और क्या, काजी दुबले क्यों हैं, कहे शहर के अंदेशे से, अरे कौन रिप हो हमें का हानि, चौरी छाड़ी नहीं हो बै रानी। ठीक है, मैंने जो मस्ती में आनंदित है, मदिरा वगैरह पी करके टाइट है, तो उसको क्या जरूरी है कि देश में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारतद्वैर्व को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करता है और बोलता है कि महाराज मैं सुख से सोया था। ठीक है, आलस जो था वो सुख से सोया था, आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म दीजिए। भारतद्वैर्व बोलता है कि तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोन निंद्रा से सबको वश में करो। आलस्य बोलता है, बहुत अच्छा, आप ही आप। अरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, अब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर सर बस खाई भोग करी नाना, समर भूमि की दुर्लभ प्राणा। अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम, पर चले चलते हैं। यह सब बड़बड़ाता हुआ जाता है। फिर मदिरा आती है। मदिरा बोलती है कि भगवान सोम की कन्या मैं कन्या हूँ, प्रथम युगों में मधु नाम से मुझे आदर किया जाता था, फिर देवताओं ने प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु क्षौत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में 4 मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान। ठीक है, इन चारों ओर मेरी 4 पवित्र प्रेम मूर्तियां विराजमान है, सोमपान विराचमन और शराबुन हुता और बाप टैकीज वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, माने दारू को कोई अशुद्ध कैसे कहे। या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, हमारे चाहने वालों को आगे वे लोग बहुत होंगे तो भी सड़के दम हासेंगे। पीने वाले लोग ज़्यादा हैं, बिना पीने वाले कम है, तो बिना पीने वाले यदि दारू को बुराई करेंगे तो बिना पीने वाले जो पीने वाले लोग हैं उसको बुरा लगेगा। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। और फिर वह गाने लगता है कि दूध सरा दगधी सूरा, सूरा अन्य धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सूरा स्वर्ग के नाम। ठीक है, तो ये सब वो गाने लगता है। ठीक है, चलिए तो वो जो है गीत गाता है। ठीक है,
और गीत गाते गाते उसके बाद फिर भारतद्वैर्व आता है। हमने बहुत से, बोलता है भारतद्वैर्व कि हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुझसे जितनी आशा है उतनी ही और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो मदिरा बोलता है कि हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँहलंगी हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले में हार बन जाऊंगी। मने मदिरा जो है सबके गले के हार बनने के लिए बोलती है उससे। ठीक है, चलिए। और फिर जो है यहाँ पास अंधकार आता है। अंधकार भी अपना गीत गाते हुए आता है। ठीक है, अंधकार जब आगे आता है तो भारतद्वैर्व बोलता है कि आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार बोलता है कि आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत भी चल जाऊंगा। फिर भारतद्वैर्व बोलता है कि नहीं, विलायत जाने की अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रेता जो है वो द्वापर है, त्रेता द्वापर है, अंधकार नहीं। मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्रलय हुआ मैं वहीं जाही कि क्या करूँगा, गैस और मैग्नीशियम ने मेरी प्रतिष्ठा भंग कर जाएगी। भारतद्वैर्व बोलता है कि हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत बुझाई तुम ही कहूँ, परम चतुर मैं जानत अवहूँ। ठीक है, अंधकार बहुत अच्छा है बोलता है और बोलता है कि मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। ठीक है, और गीत गाते गाते निकल पड़ता है। अब 5वां अंक आता है। ठीक है, 5वां अंक में एक सभा बुलाई जाती है। देखिए इसमें क्या है कि 6 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी होती है। सभापति चक्रदार, टोपी पहने, चश्मे लगाए, छड़ी लिए 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय होते हैं। ठीक है, चलिए। सभापति खड़े होकर सभ्यगण से बोलता है कि आज कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतद्वैर्व की सुना है कि हमें लोगों पर चढ़ाई है। ठीक है, चढ़ाई किए हुए है। ठीक है, इस हेतु आप लोगों को उचित और मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचे, माने भारतद्वैर्व से बचे। ठीक है, जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। ठीक है, तो बंगाली उसमें जो बैठा होता है वो बंगाली फिर बोलता है कि सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारतद्वैर्व हम लोगों का सिर पर आकर पड़े, कोई उसे परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, किंतु प्रश्न यही है जो हम लोग उसका दमन करने की शक्ति की हमारा बेजोबल और बाहर का बात है, क्यों नहीं सकती। ठीक है, ये पूछता है। ठीक है, अध्यक्ष उसका तो अलबत्त सगोयना, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। ठीक है, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से खाता है। ठीक है, और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ आ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता है, किंतु यहाँ हमने देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसा बंगाली बोलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि
अब पहला देसी जो है वो खड़ा होता है और बोलता है धीरे से कि यही, मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देसी बोलता है धीरे से कि क्या भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार में खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़ा होकर बोलता है, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है वो जल्द सोचिए। एडिटर ऐसा बोलता है। फिर कवि खड़ा होता है, बोलता है कि मोहम्मद शाह ने भांडों ने दुश्मन को फौज से बेचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह की मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कन्नाड़ खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कन्नात के पीछे खड़े रहेंगे और जब फौज इस पार उतरेंगे तो लोग कन्नात के बाहर हाथ निकाल कर उंगली चमकाकर कहें, मुँह इधर न आइए, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्या न किया जाए। बंगाली बोलता है खड़े होकर, अलबत्त यह भी उपाय है, किंतु ये असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कन्नात आक्रमण करेगा तो क्या होगा। एडिटर बोलता है खड़ा होकर के कि हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक ऐसा सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज लगाई जाए, अखबारों में शास्त्र और जो है यहाँ पास स्त्रियों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, आगे देखिए। आगे दूसरा देसी बोलता है कि मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हुए तो। बंगाली बोलता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा। अब लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता है। आगे महाराष्ट्र से आदमी खड़ा होता है। महाराष्ट्री बोलता है कि परंतु इसके पूर्व यह होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य में मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देसी बोलता है, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े। अपना काम देखिए, उपवेशन और आप ही आप। हाँ, नहीं तो अभी कल की झाड़बाजी होए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर से महाराष्ट्री बोलता है कि तो सार्वजनिक सभा का स्थापना करना, कपड़ा बिनने की कल मंगानी, हिंदुस्तान कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देसी बोलता है कि बनाज छोड़कर गंजी पहनेंगे हैं। ठीक है, एडिटर बोलता है परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि बोलता है कि अच्छा तो एक उपाय यही सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिसमें सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें। पहला देसी बोलता है कि पर रंग गोरा कहाँ से लाओगे। बंगाली बोलता है कि हमारा देश में भारत उद्वार नामक एक नाटक बना है, ठीक है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने की जो उपाय लिखा है सोई हम लोग दुर्दैव के वास्ते काहे न अवलंबन करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देगा, उसमें एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट पवरी नामक जलयात्रा यंत्रा विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्रा के अंग्रेजी की आंख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्री फिर बोलता है नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्ध हो। पहला देसी बोलता है कि हाय, यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर बोलता है कि आप लोग नाहक कितना सोच करते हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि बोलता है कि और हम ऐसी ऐसी कविता करेंगे। और पहला देसी बोलता है कि पर उनको पढ़ने और समझने का
अभी संस्कार किसको है, माने किसको पढ़ने आएगा, तुम लोग कविता वगैरह करेगा, एडिटर में कुछ लिखेगा तो। दूसरा देशी बोलता है डर कर कि बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले की ठीक हुई थी, अब क्या करें। सभापति बोलता है आगे आकर के, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए हैं, कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की समितियां करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने के लिए एकत्र हुए हैं। तब डेसलिटी आकर के बोलता है कि नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली बोलता है आगे आकर क्रोध में कि काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला, व्यर्थ का विभीषिका वो बोल रहा है बंगाली। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि डिसलॉयल्टी बोलता है कि हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसने पकड़ने हमें भेजे गए। सब बोलता है हम चार हैं। पहला देशी बोलता है कि हम नहीं तमाशा देखने आए थे। पहला आदमी बोलता है ऐसे। महाराष्ट्र बोलता है कि हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इनमें भय की कौन बात, कानूनी है। सभापति बोलता है तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी बोलता है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हमेक्षा नामक दफा से, ठीक है। महाराष्ट्री बोलता है परंतु तुम। दूसरा देशी बोलता है हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री बोलता है पकड़ नहीं सकती, हमको भी दो हाथ दो पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली बोलता है हाँ चलो, ओका बात पकड़ने नहीं सीखता। सभापति बोलता है कि चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी बोलता है अच्छा चलो ठीक है। चलिए अब छठा अंक जो है वो आता है। छठे अंक में भारत एक पेड़ के नीचे अचेत पड़ा होता है। उसी समय भारत भाग्य का एंट्री होता है। भारत भाग्य गीत गाता हुआ आता है, जागो जागो रे भाई, सोवत नीसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई, नीसी की कौन कहे, दिन विचे काल रति चली आई। ठीक है, वो ऐसे गाते गाते आता है। ठीक है, हाय भारत को आज क्या हो गया। भारत भाग्य बोलता है कि भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है क्या अब भारत के फिर वे दिन न आएंगे। है यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार वह फिर से गीत गाने लगता है। ठीक है, जो भारत भाग्य होता है। ठीक है, अब देखिए तो प्रशंसा करता है कि भारत में बहुत सारे लोग आए, ऐसी भारत की जैसा पहले कभी नहीं थी। हाँ, भारतवर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था वह आज जूते के टाका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था, आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अंधन पूत लक्ष्मी हर तरह की भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। ठीक है, हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रोम रूस तक जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम दृष्टि, नल, हरिश्चंद्र, रतिन देव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र के लोग रहते थे, उसकी यह दशा है। भारत भय उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन में दीन गए, अब राजा के प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की
चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश में नई विद्या और कारीगरी आई। ठीक है, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले और ग्राम गीत, वही बाल विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जनपत्री की विधि, वही थोड़े से संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले। हाय अब भी भारत की यह दुर्दशा, अब अरे अब क्या ये जो होगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता, अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो देखो तुम्हारी संतानों की नाश हो गया है, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं सोचते। है मुझसे तो यह दशा देखी नहीं जाती, प्यारे जागो। ठीक है, जगा कर वह नाड़ी देखता है इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है। ठीक है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर भगवान इधर भी दृष्टि कर, हे भगवती राजराजेश्वरी इसका हाथ पकड़ो। ठीक है, ऐसे वो बोलता है भारत भाग्य। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंबन दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दिशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का धिक्कार है। जिस भारत का मेरे हाथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं जीता रहूँगा तो भी बड़ा क्या है, तो कृतज्ञ बात है। रोता हुआ वह बोलता है कि हाँ विधाता तुझे यही करना था। ठीक है, छी छी इतना क्लेब क्यों, इस समय का अधीरजनपना। बस अब धैर्य मैंने कमर से कटार निकालता है और भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। भारत भाग्य ऐसे बोलता है, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसी से कातर की भांति प्राण देकर उरित्न होता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, हे सर्वव्यामी हे परमेश्वर जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। वह ऐसे बोलता है और जो है वह क्या करता है कि भारत का मुंह चूमकर गले लगाकर भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब ललक कर मुझसे न मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से ही क्या, बस यह लो। ठीक है, और वो कटार उठाता है, अपनी वो आत्महत्या कर लेता है भारत भाग्य। ठीक है, अब हम लोग इससे संबंधित MCQ प्रश्न करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, कथन किसका है। ठीक है, तो इसका जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम द्वितीय और तृतीय नाटक किसे माना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम द्वितीय और तृतीय नाटक जो है वो किसे माने हैं, तो नहुस को, शकुंतला को और विद्यासुंदर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा कैसी है, तो खड़ी बोली है। आगे है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा, भरत मुनि ने। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम क्या था। भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम था गोपाल चंद। क्या नाम था, गोपाल चंद। खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक क्या है। खड़ी बोली में लिखित दूसरा नाटक क्या है, तो विद्यासुंदर। अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की है, तो कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। कितने नाटकों की, तो 17 नाटकों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारतेंदु का पहला नाटक है, तो भारतेंदु का पहला नाटक कौन है, तो विद्यासुंदर है। दुर्लभ बंधु अनुदित नाटक है किससे रिलेटेड है, ये बताना है। ठीक है, तो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस से संबंधित है दुर्लभ बंधु। भारतेंदु युग का काल माना जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु युग का जो काल माना जाता है वो 1869 से लेकर के 1900 माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन नाटिका है। ठीक है, इनमें से कौन जो है वह
नाटिका है तो वह है चंद्रावली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि इनमें से कौन जो है वो प्रहसन है, इनमें से कौन जो है वह प्रहसन है, तो अंधेर नगरी। आगे है इसके बाद कि भारत दुर्दशा में पात्रों की संख्या कितनी है। भारत दुर्दशा में पात्रों की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है भारत दुर्दशा में पात्रों की संख्या, तो 18 है। भारत दुर्दशा की रचना का वर्ष बताना है, तो भारत दुर्दशा की रचना का वर्ष है 1875। कब है, तो 1875 है। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ क्या है, तो भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। क्या है, देशद्रोह। सबसे पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो। ठीक है, ठीक है, तो यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है, यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है, तो पहला अंक से लिया गया है। आगे है कि नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है, तो किस अंक में, तो पहला अंक में। आगे है कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है भारत दुर्दशा। कौन माना जाता है, भारत दुर्दशा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ठीक है, भारतेंदु के नाटक की ये जो पंक्ति है वो किस अंक से है, ठीक है, तो ये भारत दुर्दशा से है। आगे है कि किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नाटकों की रचना के 5 मुख्य उद्देश्य जो हैं वो बताए हैं। ठीक है, 5 मुख्य उद्देश्य जो है वो किसमें बताए हैं, तो बताए हैं भारतेंदु जी ने। किसने, भारतेंदु जी ने। भारत उदैर भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है, किस नाटक का पात्र है, तो भारत दुर्दशा नाटक के पात्र है। इसमें से भारत उदैर्व का सहयोगी कौन है, तो ठीक है बताइए कि भारत उदैर्व का सहयोगी कौन है, तो सब ही हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारत भाग्य भारतेंदु जी के नाटक का पात्र है। ठीक है, भारत भाग्य किसमें है, तो भारत दुर्दशा में है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था, भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था कि भारत की आज़ादी हेतु तो अंग्रेजी से संघर्ष हो। ठीक है, ठीक है, भारतवासियों में व्याप्त विनाशकारी व्यसनों से मुक्ति दी जाए। ठीक है, भारतीय समाज को सुंदर और विवेकशील बनाने की चेष्टा, यानी कि ये सभी ऑप्शन ठीक है। आगे है कि जागरण का संदेश है, भारतेंदु के किस नाटक में जागरण का संदेश का चर्चा है, तो इन सभी में जागरण संदेश का नाटक का चर्चा है। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं, तो उसमें दोस्तों 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में कौन गाता है, तो एक योगी गाता है। कौन गाता है, योगी गाता है। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कौन सा स्थान है, दूसरे अंक में अंक का स्थान जो है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो स्थान जो है वह ये वाला है। आगे देखिए, आगे है भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक में संवाद कौन बोलता है। ठीक है, द्वितीय अंक में जो है वह संवाद कौन बोलता है, तो सब बोलते हैं, जैसे भारत बोलता है, निर्लजता बोलता है, आशा, तीनों बोलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत ने निर्लजता को क्या विशेषण दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर आशा भारत को किस लिए उठाकर ले जाती है, तो आशा भारत को किस लिए उठाकर लेती है, तो जीवित करने के लिए। भारत दुर्दशा नाटक में निर्लजता के अनुसार प्राण देना किसका काम है, तो कायरो का। किसका है, कायरो का। भारत दुर्दशा नाटक में भारत उदैर्व के अनुसार भारत को किसका भरोसा था। ठीक है, तो भारत को किसका भरोसा था, तो परमेश्वर का भरोसा था। चलिए आगे देखिए। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत उदैर्व मंच पर क्या करता हुआ आता है। ठीक है, तो दोस्तों वह मंच पर नाचता गाता आता है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत उदैर्व अपने आप को क्या मानने का आग्रह कर रहा है, तो क्या मानने का आग्रह करता है, राक्षस। आगे है भारत दुर्दशा नाटक में भारत उदैर्व के अनुसार हिंसा किसका अमलदारी
में न सुधरे, ठीक है, किसका? हिंदू जो है किसका अमलदारी में न सुधरे? तो अंग्रेजों के। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव के अनुसार कौन लोग भारत को सुधारना चाहते हैं? तो कौन लोग सुधारना चाहते हैं? तो कुछ पढ़े लिखे लोग। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्दैव किस फौजदार को भेजने को कहता है? तो किस फौजदार को भेजने के लिए कहता है? तो सत्यानाश को। भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार भारत दुर्दैव की सेवा सबसे पहले किसने की? तो भारत की सेवा सबसे पहले किसने की थी? तो धर्म ने। किसने? धर्म ने। भारत दुर्दैव की सेवा धर्म ने की। आगे है भारत दुर्दैव नाटक के आधार पर सत्यानाश फौजदार ने सबको पुरुषोत्तम किस प्रकार किया? तो सबको पुरुषोत्तम किस प्रकार किया? वेदांत याचना करके। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश की फौज से के तुच्छ सिपाही कौन थे? तो उसके फौज के तुच्छ सिपाही क्या थे? हलाकू थे, चंगेज थे, तैमूर थे, सब थे। आगे है कि भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर सत्यानाश फौजदार ने सभी को 3-13 किस प्रकार किया? ठीक है, तो किस प्रकार किया? तो अपरस सेलहा से, छत से और भोजन प्रीति बढ़ा करके, ये सभी से, तो सभी से। भारत दुर्दशा नाटक के सत्यानाश फौजदार के अनुसार किसने बड़ा उपकार किया? किसने बड़ा उपकार किया था? तो वो किया था वेदांत ने। आगे भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर धर्म ने कौन से मत प्रकट करके चलाए? कौन से मत प्रकट करके चलाए? तो शैव, शाक्त और वैष्णव, यानी कि सभी धर्म। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर देशोद्धार का प्रयत्न किसके बिना नहीं हो सका? किसके बिना प्रयत्न नहीं हो सका? तो स्नेह के आधार पर। भारत दुर्दशा नाटक के में सत्यानाश फौजदार के अनुसार संतोष ने क्या किया? संतोष ने क्या किया? तो राजा प्रजा सबको चेला बनाया। आगे है कि भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत किसके प्रवेश मात्र से मर जाएगा? ठीक है, तो वो रोग के। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर रोग किसका मित्र है? ठीक है, रोग जो है वह बताना है कि किसका मित्र है? तो वह है कुपथ का मित्र है। आगे है कि भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर रोग की बदौलत कौन पलते हैं? तो इसके बदौलत कौन पलते हैं? तो नज़र, श्राप और प्रेत सभी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर डॉक्टर और विद्वान विस्फोटक अर्थात फोड़ा रोकने का क्या उपाय बताते हैं? ठीक है, तो क्या बताते हैं? टीका लगवाना। ठीक है, आगे है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर पोस्ता पीकर 2.5 कोस से कितने दिन में चला? ठीक है, कितने दिन में वो चला था? तो 9 दिन में। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर शहर के अंदेशे से कौन दुबला है? ठीक है, कौन जो है शहर के अंदेशे से दुबला है? तो काजी। आगे देखिए, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? ठीक है, तो मदिरा जो है वो सोम की कन्या। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर तंत्र केवल किसके हेतु बनी है? तो किसके लिए बनी हुई है? ठीक है, तो वो बनी है मदिरा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा मुद्दत से किसकी मुंह लगी? ठीक है, तो वह किसकी मुंह लगी? तो वह हिंदुओं की। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर मदिरा वर्तमान समय की सभ्यता की क्या है? ठीक है, वो सभ्यता की, वर्तमान की सभ्यता की क्या है? तो मूल सूत्र है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंधकार का जन्म किससे है? अंधकार का जन्म जो है वह किससे है? तो तमोगुण से। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बंगाली के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? तो बंगाली के अनुसार हम लोग को क्या करना चाहिए? बल का विस्तार करना चाहिए। आगे है कि भारत दुर्दशा नाटक में सभापति के अनुसार आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य बताना है कि क्या है? तो वह है भावी आपत्ति से बचे। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर नादिर शाह से बचने का उपाय मोहम्मद शाह को किसने बताया था? तो भांडों ने। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर एडिटर ने भारत दुर्दशा से बचने का क्या उपाय बताया था? तो एक एजुकेशन की सेना बनाना, एजुकेशन की सेना बनाना। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत भाग्य किस शस्त्र से अपना अंत करता है? तो तलवार से। ठीक है, किस शस्त्र से अपना जो है वो अंत करता है? ठीक है, तो कटार से। ठीक है, सॉरी, तलवार नहीं, कटार से। आगे देखिए,
आगे है कि भारत दूषण नाटक के आधार पर अंधकार किसके रहने पर जाकर क्या करेगा, किसके रहने पर वह जाकर क्या करेगा, तो दुष्टा विद्या के। भारत दूषण नाटक के आधार पर नहीं थे भारत का अब नारा, यह बात कौन कहता है, ठीक है, यह बात कौन कहता है, तो अंधकार। आगे है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दिए थे। किसने, काशी के विद्वानों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि नाटक भारत दूषा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है, तो भारत का प्रवेश किस अंक में होता है, ठीक है। तो भारत का जो प्रवेश होता है वह होता है दूसरा अंक में। भारत दूषा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अधकिरीट लगाए, ये लीड रोल में कौन आता है, तो इसमें भारत आता है। ऐसे आगे है कि भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है, भारत को अपनी दुर्दशा देख करके उसको दुर्योधन की याद आती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, ठीक है। और वो किसको रक्षा के लिए पुकारता है, तो महारानी विक्टोरिया को पुकारता है। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से जब नष्ट हो जाता है, ठीक है, तब वह व्यक्ति कायर होकर क्या करता है, किसका सहारा लेता है, निर्लजता का सहारा लेता है। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारतद्वैर्य के रूप में चित्रित किया है, तो भारतद्वैर्य के रूप में किसे चित्रित किए हैं, तो अंग्रेजों को और मुस्लिम शासक दोनों को, ठीक है। आगे देखिए, नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है, ठीक है, तो किस अंक में है, तो तीसरा में। काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है, ठीक है, तो किसे पुकारा गया है, तो भारत को। आगे देखिए, आगे है कि फौजदार का क्या नाम था, ठीक है, फौजदार का क्या नाम था, तो सत्यानाश। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुपंग मंडूक बनने का क्या कारण है, ठीक है, ऐसे बनने का क्या कारण है, तो विदेश यात्रा पर रोक, ठीक है, और बाल विवाह और छुआछूत, यानी कि ये जो सभी है वो सभी के सभी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन भारतद्वैर्य की सेना में शामिल था, ठीक है, भारतद्वैर्य की सेना में कौन शामिल था, तो भारतद्वैर्य की सेना में सब शामिल था, ठीक है। काऊ नाही पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है, तो किसमें, दूसरा में गाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अरे उपजा ईश्वर कोप से मुझे तुम सहज न जानो, ठीक है, यह गीत किसके द्वारा गाया गया है, तो ये गीत जो है दोस्तों भारतद्वैर्य के द्वारा गाया गया है। किसके बदौलत ओझा दर्शनिया उग्र जो है वो पैसा ठगने का काम करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो रोग के बदौलत। दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, ठीक है, यह गीत चौथे अंक में कौन गाता है, यह जो गीत है चौथे अंक में कौन गाता है, तो आलस से गाता है। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है, मदिरा को किसकी कन्या माना गया है, तो भगवान सोम की कन्या। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किए हैं, तो किस पात्र को, तो अंधकार को। आगे है कि नाटक के कौन से अंग में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है, तो किसमें, तो छठे अंक में, सॉरी किसके, तो 5वें अंक में 7 सदस्यों कमेटी की बैठक होती है, याद रखिएगा 5वें अंक में, ठीक है। 7 सदस्यीय कमेटी में कौन शामिल नहीं था, ठीक है, कौन शामिल नहीं था, तो भारत शामिल उसमें नहीं था। आगे है कि सभा के सदस्यों की डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है, तो किस एक्ट के तहत, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है, ठीक है, ये वाला गीत जो है कौन गाता है, भारत भाग्य गाता है। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्यकार में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है, तो आधुनिकता के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। निम्न से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है, कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है, तो राग दरबारी इनके द्वारा रचित नहीं है।
चलिए अब हम लोग अगले नाटक की ओर चलते हैं। देखिए अगला नाटक का नाम है दोस्तों ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसकी रचना काल 1933 में माना जाता है। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इस नाटक का कथानक ऐतिहासिक है। देखिए 3 से 4 प्रश्न यहीं से आ गए कि ध्रुवस्वामिनी किस विधा की रचना है, तो नाटक है। ध्रुवस्वामिनी नाटक को किसने लिखा, तो जयशंकर प्रसाद ने। ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसका रचना काल कब हुआ, तो 1933 में। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कैसी कथानक का उपयोग किया गया है, तो ऐतिहासिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवस्वामिनी एक नारी प्रधान नाटक है। ध्रुवस्वामिनी क्या है, तो एक नारी प्रधान नाटक है। कथानक का संबंध गुप्त काल से है। ऐतिहासिक प्राचीनता की कथा वस्तु से युक्त यह नाटक वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी ने इतिहास को अपना नाट्याभिव्यक्ति के माध्यम से बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक है। ठीक है, 3 अंक का है, यानी कि ध्रुवस्वामिनी कितने अंकों में है, तो 3 अंकों में है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि ध्रुवस्वामिनी इस नाटक की नायिका है। इसकी भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। प्रसाद की भाषा संस्कृत निष्ठ हुआ करती है, जो इस नाटक में भी किंतु पाठक को समझने में, दर्शक को सुनने में और दूरता कहीं आड़े नहीं आती है। नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों के प्रयोग की सफल योजना है, जो नाटक के सौंदर्य तथा गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। पुरुष पात्र है और एक साइड नारी पात्र देख लेते हैं। देखिए पुरुष पात्र में है सम्राट गुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो कि क्या थे, गुप्त वंश के सम्राट थे। रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी का पति होता है रामगुप्त, और षड्यंत्रकारी व्यक्ति होता है। समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र होता है और मगध का सम्राट होता है। चंद्रगुप्त का अग्रज होता है, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई होता है। सूरा और सुंदरी में लिप्त व्यक्ति होता है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और निरंकुश शासक होता है। वहीं ध्रुवस्वामिनी जो होती है वो नाटक की प्रमुख पात्र होती है और रामगुप्त की पत्नी होती है। कोमा जो होती है वो आचार्य मिहिर देव की प्रतिपालित कन्या होती है। शक राज की प्रेमिका होती है। अन्याय का विरोध करने वाली सक्षम पात्रा होती है और सौंदर्य की उपासिका होती है। शिखरस्वामिनी कुटिल होता है, अवसरवादी, धूर्त और प्रवंचक होता है, चाटुकार होता है, मर्यादाहीन होता है, दंभी कलहकारी होता है, स्वार्थी होता है, निष्ठुर होता है, कुकर्मी, चरित्रहीन होता है। ठीक है, और रामगुप्त के प्रति कृतज्ञ व्यक्ति होता है। हमने रामगुप्त का ये पक्षधर होता है। मंदाकिनी जो होती है वो ध्रुवस्वामिनी की सहचारी होती है, मैंने ध्रुवस्वामिनी की ओर से होती है। और चंद्रगुप्त और रामगुप्त की क्या होती है, मंदाकिनी बहन होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि शकराज, तो शकराज कोमा का पति होता है। ठीक है, और ये भी मिथ्या और अहंकारी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, कूटनीतिज्ञ होता है और युद्ध कला में पारंगत होता है। और मिहिर देव जो होते हैं वो आचार्य होते हैं। ठीक है, चलिए कहानी के बारे में मेन पॉइंट जानते हैं और इससे संबंधित फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए नाटक के बारे में। ठीक है, देखिए ध्रुवस्वामिनी नाटक पूर्णतः ऐतिहासिक है, पर इसे नाटककार ने रंगारंग कल्पनाओं से भर दिया है। सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, पर अपनी मूर्खता और कायरता के कारण वह राज्य संचालन की सर्वदा अयोग्य होता है। ठीक है, अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी के प्रति भी उसका व्यवहार बड़ा असंतोषप्रद होता है। ध्रुवस्वामिनी स्कंदगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की अत्यंत सुंदर, सुशील, वीर व साहसी पत्नी थी। ध्रुवस्वामिनी की चरित्र एक आदर्श भारतीय नारी का चरित्र है। ठीक है, उसमें आत्मसम्मान, देशाभिमान तथा नारी सुलभ भावनाओं का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। इधर दिग्विजय के लिए निकले हुए रामगुप्त के सैनिक शिविर को शकराज घेर लेता है। वह
एक संधि पत्र रामगुप्त के पास भेजता है और उसमें अपने लिए महादेवी ध्रुवस्वामिनी तथा अपने सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की पत्नियां को मांग करता है। देखिए शकराज क्या करता है कि सबसे पहले रामगुप्त के शिविर को घेर लेता है और घेर करके उसको एक संदेश भेजता है कि यदि ध्रुवस्वामिनी को और मेरे सामंतों के लिए अपने सामंतों की पत्नियों को मेरे यहाँ भेज दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसा शकराज का संदेश होता है। ठीक है, रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी की मंत्रणा से इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ध्रुवस्वामिनी इसका तीव्र विरोध करती है और चंद्रगुप्त भी इस स्थिति को सहन नहीं करता। वह स्वयं स्त्री भेष में शकराज का वध कर डालता है। शकराज की मृत्यु पर रामगुप्त के समांतरन चंद्रगुप्त की जय घोषणा करते हैं। इसी बीच शकराज की प्रेमिका कोमा अपने पिता मिहिरदेव के साथ रामगुप्त के शिविर में आती है और वह ध्रुवस्वामिनी से उसे आज्ञा प्रदान करती है, परंतु रामगुप्त के सैनिक शकराज का शव ले जाते हुए कोमा और मिहिरदेव का भी वध कर देते हैं। इससे रामगुप्त के प्रति उसके सामंतों में घृणा और रोष का प्रसार होता है। अंत में सभी सामंतगण एक स्वर से ही यह निश्चित करते हैं कि चंद्रगुप्त ही सम्राट बने, ध्रुवस्वामिनी उनकी राजमहिषी हो, ठीक है, माने महारानी हो। रामगुप्त का एकमात्र सहायक अमात्य शिखर स्वामी भी अवसर देखकर चंद्रगुप्त का पक्ष समर्थन करता है। सारी परिस्थितियों को अपने प्रतिकूल देखकर एक कायर मूर्ख और अदूरदर्शी पति रामगुप्त अत्यंत विक्षिप्त हो उठता है और वह कटार लेकर चंद्रगुप्त पर पीछे से वार करता है। रामगुप्त ने चंद्रगुप्त को ध्रुवस्वामिनी की सहायता करते देखकर उसे दिन चाकू मारना चाहा, तभी आत्मरक्षा के में चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का तलवार से वध कर दिया। राज परिषद द्वारा चंद्रगुप्त सम्राट और ध्रुवस्वामिनी को राजमहिषी घोषित किया जाता है। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त की पत्नी के बजाय चंद्रगुप्त की पत्नी बनाना ज़्यादा उपयुक्त समझती थी। विधवा ध्रुवस्वामिनी ने साहसी वीर चंद्रगुप्त से विवाह कर लिया। उसका पति रामगुप्त चंद्रगुप्त की तुलना में अत्यंत कायर और विलासी और मदब और दुष्चरित्र और अयोग्य व्यक्ति था। ठीक है, यद्यपि ज्येष्ठ होने के कारण वह गुप्त साम्राज्य का अधिपति था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि यह नाटक 3 अंकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अंक की दृश्य संख्या मात्र 1 है। इस नाटक का प्रारंभ रामगुप्त के शिविर से आरंभ होता है और चंद्रगुप्त यद्यपि शैरवान एवं कायर भार चलाने से सक्षम है, फिर भी मंत्रों की मंत्रणा के चलते सब कुछ छोड़कर अपने अग्रज रामगुप्त को राजपाट चलाने का भार सौंपता है। मैंने चंद्रगुप्त जो है वो उसमें राज चलाने के प्रति द्वंद्वी जो है सबसे अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरा भाई ही राज करे। ठीक है, रामगुप्त स्वयं एक डरपोक और भोग विलासी व्यक्ति होने के कारण बना रहता है। ध्रुवस्वामिनी जो विश्व सुंदरी नायिका है उसके साथ विवाह का संस्कार हो जाता है। रामगुप्त अपने दायित्व को बेच रखता है। वाद विवाद के चलते रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी के संबंध में दरार जो है वो पड़ने लगती है। इसी बीच शकराज का आक्रमण हो जाता है और रामगुप्त उसका मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय क्या करता है, अपनी पत्नी को समझौता के रूप में उसको दे देता है। ठीक है, यही बात है। आगे देखिए इसके बाद क्या है कि धर्मपत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकराज के साथ सौंप देता है और अपने आप को दरकिनार कर लेता है। इस पर ध्रुवस्वामिनी क्षुब्ध होकर मृत्यु वरण के लिए तत्पर हो जाती है। उन्हें वो चाहती हैं ध्रुवस्वामिनी की मैं आत्महत्या कर लूँगी। द्वितीय अंक के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त करने की अभिलाषा सहसा उत्पन्न हो जाता है। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से मुक्ति चाहती है जो नियताति जैसे कार्य व्यवस्था की शुरुआत है। चंद्रगुप्त के साथ ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह होना और महारानी के पद की प्राप्ति फलागम का प्रतीक है। ठीक है, तृतीय अंक में कथावस्तु ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वारा उसकी हत्या की जाती है और रामगुप्त के ही एक सामंत द्वारा रामगुप्त की हत्या हो जाती है। ध्रुवस्वामिनी की मर्यादा और उसका नारित्व एक और शकराज से बच जाता है, दूसरी ओर रामगुप्त का कांटा भी निकल जाता है। इसका उपसंहार देखिए, ध्रुवस्वामिनी को इतिहास में ध्रुव देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह लिच्छवी कुमारी थी। एक नारी के आत्मसम्मान की रक्षा तभी हो सकती है जब उसके आत्मबल हो।
यही आत्मबल ध्रुवस्वामिनी को अपने अयोग्य पति रामगुप्त से मुक्ति दिलाने की रक्षा करने के लिए युद्ध करने से डरता हो। वह कायर देशद्रोही ही हो सकता है जैसा उसका पति था। इस नाटक के अंत तक संघर्ष चलता रहता है। वस्तु विनिमय और चरित्रांकन, संवाद आदि के विचार से इसमें नया रूप प्रकट होता है। रचना पद्धति की नवीनता से यह सर्वथा भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। यह इस नाटक की प्रमुख विशेषता है, यह नाटक भारतीय संस्कृति की धरोहर है। नाटक के असत्य पर सत्य की विजय को दीर्घदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए। विपत्ति के समय देश सेवा की भावना एवं नारी सम्मान की दुहाई दी गई है। चौथा में है कि सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा के विरुद्ध नाटक में स्त्री जाति के सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। भोगविलास लिप्त शासक देश को डुबो देता है। आधुनिक समाज के हितार्थ सैवार्ण शासक की आवश्यकता है। प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्याभिव्यक्ति माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है। नाटक इतिहास की प्राचीनतम में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। आगे देखिए, आगे है 9 नंबर में कि राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का ये संदेश देता है। इस नाटक की मूल समस्या है कि नारी समस्या। नारी ही कुल की मर्यादा होती है। अगर पुरुष उस समस्या के समाधान के प्रति उदासीन रहता है तो नारी अपनी उस समस्या के लिए तत्पर हो जाती है। ध्रुवस्वामिनी अपनी मर्यादा कुल को मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं सैनिक का रूप धारण करती है। पालकी में बैठकर वह सकराज के पास स्वयं भी जाती है। साथ में चंद्रगुप्त और उसके सैनिक नारी के छद्म भेष में सकराज के पास जाते हैं। संघर्ष होता है और चंद्रगुप्त के हाथों सकराज की मृत्यु होती है। साथ ही साथ षड्यंत्रकारी रामगुप्त भी मारा जाता है। इस प्रकार कुल मर्यादा की रक्षा के साथ साथ नारी की समस्या का भी समाधान निकल आता है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक बताना है कि कौन है। तो उसका नाम है, क्या नाम है? सज्जन। क्या नाम है? सज्जन। याद रखिएगा, प्रथम नाटक उसका नाम है सज्जन। आगे देखिए, प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 में नागरिक प्रचारणी पत्रिका के अंकों में छपा था। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ? अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? तो 1977 में। प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? ठीक है, तो किसमें? तो ध्रुवस्वामिनी में। आगे है कि प्रसाद कृत एकांकी बताना है। तो प्रसाद कृत जो एकांकी है उसका नाम है एक घूंट। क्या नाम है? एक घूंट नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है? ठीक है, तो कौन सा नाटक है? तो वह है ध्रुवस्वामिनी। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि प्रसाद का समस्या मूलक नाटक है। ठीक है, कौन सा नाटक है? तो ध्रुवस्वामिनी है। आगे है कि कोमा किसे प्यार करती है? तो कोमा जो है उस सकराज को प्यार करती है। सकराज किसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है? सकराज जो है किसे अपनी प्रेयसी बनाना चाहता है? ध्रुवस्वामिनी को। ध्रुवस्वामिनी नाटक के खलनायक कौन है? ध्रुवस्वामिनी नाटक के खलनायक कौन है? तो रामगुप्त है। आगे है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन है? तो मंदाकिनी जो है वो रामगुप्त की परिचारिका है। आगे है इसके बाद कि रामगुप्त की प्रेमिका है। फिर है कि शिखर स्वामिनी की बहन है। फिर है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ध्रुवस्वामिनी जो है वह ध्रुवस्वामिनी नाटक में मंदाकिनी। ठीक है, तो यहाँ पास मंदाकिनी के बारे में बताना है कि जो मंदाकिनी है वह कौन है? तो रामगुप्त की पक्षधर है। ठीक है, जिसको परिचारिका बोलते हैं। आगे देखिए कि इसके षड्यंत्र से ध्रुवस्वामिनी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया गया है। किसके षड्यंत्र से? ध्रुवस्वामिनी नाटक में जो रामगुप्त है उसको जो है वह राजा घोषित किया गया है। ठीक है, किसके षड्यंत्र से?
तो शिखर स्वामिनी के षड्यंत्र से। याद रखिएगा, किसके षड्यंत्र से? तो शिखर स्वामिनी के षड्यंत्र से। ठीक है, देखिए यहाँ पास मंदाकिनी जो है ना, वो रामगुप्त और शिखर स्वामिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन होती है। तो यहाँ पास ऑप्शन जो है करेक्ट वो कोई नहीं है। ठीक है, कोई करेक्ट ऑप्शन वो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। चलिए आगे देखिए, रामगुप्त की हत्या किसने की थी? रामगुप्त की हत्या जो थी वह किसने की थी? तो रामगुप्त की जो हत्या की थी वो रामगुप्त के ही एक सामंत ने किया था। शकराज की हत्या किसने किया? तो चंद्रगुप्त ने किया था। मिहिरदेव कौन था? मिहिरदेव कौन था? तो वो कोमा के पिता था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसके बाद की सोने की कटार। ठीक है, सोने की कटार बहुत सुंदर होती है, क्या इसे कोई सीने से चुभो लेगा? कथन यह किसका है? तो यह कथन जो है वो रामगुप्त का है। नाटक में जो यह कथन होता है ना, वो किसका होता है? तो रामगुप्त का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि प्यार करने की एक ऋतु होती है, इसमें सोचना समझना चूकने के बराबर है, कथन किसका है? ठीक है, यह कथन बताना है किसका है? तो कोम रूपा का, यानी कि कोमा का। आगे देखिए, सीधा पर्वत की तरह तना हुआ और इन कोमल निरीह लताओं को, इनको चरण को चूमता ही पड़ेगा ना। ठीक है, ये कथन जो है वो किसका है? वो तो ध्रुव स्वामिनी का कथन है। नाटक जब शुरू होता है तो पहला लाइन यही होता है। ठीक है, तो ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि प्रसाद युग हिंदी नाटक क्षेत्र कब से कब तक माना जाता है? प्रसाद युग जो है वह कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, तो जो प्रसाद युग है दोस्तों, वह माना जाता है 1915 से 1933। 1915 से 1933। आगे है कि प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? प्रसाद का जो अंतिम नाटक है कौन सा है? तो वह है ध्रुव स्वामिनी। आगे इसके बाद कि ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक होता है वह ध्रुव स्वामिनी के कथन से प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता निर्दर्शन नहीं मिलेगा क्या? यह कथन किसका है? तो यह ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में खड़गधारणी कहती है कि उसने गूंगे का अभिनय एक पीड़ित और प्रार्थना सुनाने के लिए किया था। यह पीड़ित कौन था? ठीक है, तो यह जो पीड़ित था वह कौन था? तो चंद्रगुप्त की बात सुनाता है ध्रुव स्वामिनी को। आगे है कि बल्लारी जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ठीक है, कैसे अवलंबन बन गया है? तो प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर। ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड को क्या संज्ञा दी है? ध्रुव स्वामिनी ने अपने नीड को क्या संज्ञा दी है? तो स्वर्ण पिंजर के समान संज्ञा दी है। जिनकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। रामगुप्त का यह कथन उसकी किस मनोवृत्ति का घोतक है? ठीक है, किस मनोवृत्ति का यह घोतक है? तो धूर्तता का। शिखर स्वामी कौन होता है? तो शिखर स्वामी जो होता है वह क्या होता है? तो रामगुप्त का वह जो है वह अमात्य होता है। आगे देखिए, आगे इसके बाद की ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्रों में कुल व राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? ठीक है, कुल और मर्यादा का ध्यान सर्वाधिक किसको है? तो मंदाकिनी को है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र आप किसे मानते हैं? ठीक है, तो वो है शिखर स्वामी। ध्रुव स्वामिनी नाटक जब ध्रुव स्वामिनी उसमें जब आत्महत्या का उद्धत करती है तो उस समय सहसा वहाँ अचानक कौन आ जाता है? तो चंद्रगुप्त आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है? ठीक है, वहाँ सहसा जो परिचय होता है वह किस नाम से किया जाता है? तो चंद्र के नाम से। शकराज शिविर का दृश्य ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस अंक में किया गया है? ठीक है, तो किस अंक में शकराज शिविर के बारे में बोला गया है? तो द्वितीय अंक में। ठीक है, आगे है इसके बाद कि खिगल कौन था? जो खिगल था वह कौन था? तो शकराज का दूत था। शकराज को अमंगल की आकांक्षा क्यों हो उठी थी? ठीक है, तो इससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के चलते। आगे देखिए कि इसका रंग, धूमकेतु का रंग जो था वह कैसा था? तो नील लोहित था। आगे है कि शकराज की पराजय के बाद आहत चंद्रगुप्त कहाँ विश्राम कर रहा था?
ठीक है। तो वह कहाँ विश्राम कर रहा था? तो प्रधान मंडप में। कोमा ध्रुव स्वामी के पास क्यों आती है? ठीक है, तो अपने पति के थी शव को लेने आती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि का कालिमा लगा देता है। यह कथन है। ठीक है, बताना है कि यह कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त का है। रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? रामगुप्त था ना, वह किस प्रकार का शासक था? तो मदप और विलासी शासक था। ध्रुव स्वामी नाटक का मुख्य समस्या क्या है? तो ध्रुव स्वामी नाटक का मुख्य समस्या है बेमेल विवाह। क्या है? बेमेल विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, ध्रुव स्वामी नाटक के भाव पक्ष में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो नहीं पाई जाती है? तो स्वच्छ प्रेम नहीं पाई जाती है। रामगुप्त की पत्नी बनने से पूर्व ध्रुव स्वामी का सगाई जो है वो किससे हो चुका था? तो चंद्रगुप्त से सगाई जो है वह हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामी के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो प्रखरता का विशेषता नहीं पाई जाती है। मंदाकिनी राम गुप्त प्रसाद किस नाटक के पात्र हैं? ठीक है, ये जो है वह किस नाटक के जो पात्र हैं लिए गए हैं? ध्रुव स्वामी के। ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक में जो है वो 3 अंक हैं। कितने? 3 अंक हैं। आगे है इसके बाद की वीरता जब भागती है तब उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद धूल उठती है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? तो ध्रुव स्वामी नाटक से। किससे? ध्रुव स्वामी से। कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामी का नहीं है? कौन सा नारी पात्र जो है वो ध्रुव स्वामी में नहीं बताया गया है? तो देवसेना के बारे में नहीं बताया गया है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख से, कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। यह कथन प्रसाद जी के नाटक में किस में है? तो ध्रुव स्वामी में। आगे इसके बाद की राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ धोना पड़ जाता है। ठीक है, यह कथन किसका और किससे है? ठीक है, कि यह कथन किसका है और किससे है? तो कोमा सकराज से। आगे है इसके बाद कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किस पात्र में किसके प्रति बोला है? ठीक है, तो यह जो है ध्रुव स्वामी का है, रामगुप्त से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आखिरी नाटक को पढ़ेंगे, आधे अधूरे नाटक को। ठीक है, देखिए आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा समझने का कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग ये वाला चीज़ जो है तीसरा बार करने वाले हैं। ठीक है, नाटक वगैरह जो है ये तीसरे बार हो रहा है। ठीक है, देखिए आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। यह नाटक मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है? तो मध्यवर्गीय जीवन पर ही आधारित है। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं तथा 5 पुरुष पात्र हैं। इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष निभाता है। हिंदी माने रोल जो है ना, एक ही पुरुष 4 पुरुषों का रोल कर देता है। ठीक है, नाटक में यह अलंग ढंग का प्रयोग है। इस नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ था। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। यह पूर्णता का तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। अब हम लोग पात्र परिचय पढ़ेंगे। तो पुरुष पात्र एक साइड है, एक साइड है स्त्री पात्र। देखिए एक होता है दोस्तों काला कोट वाला आदमी, जो कि सबसे पहले नाटक के शुरू होने से पहले आता है और वो नाटक के बारे में व्याख्यान देता है। अब देखिए सबसे पहला व्यक्ति होता है महेंद्र नाथ, यानी पहला पुरुष कौन होता है? महेंद्र नाथ होता है। ये सावित्री का पति होता है। और सावित्री कौन होती है? तो इस नाटक की नायिका होती है, जो कि इसकी महेंद्र नाथ की पत्नी होती है। अब देखिए महेंद्र नाथ जो है ना, वो बहुत सारे रोल करेगा। जैसे कि वह रोल करेगा सिंघानिया का, उसी रोल करेगा जगमोहन का, वही रोल करेगा जुनेजा का, यानी कि 4 रोल एक ही आदमी करता है। ठीक है, और मनोज के बारे में सिर्फ यहाँ पास नाम लिया गया, उसका नाम का प्रयोग हुआ है। वो इसमें उसका जो है ना नाटक में उसको नहीं लाया गया है, सिर्फ नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए 5 पुरुष बताया गया था और 3 महिला। देखिए तो महेंद्र नाथ सबसे पहले सावित्री का पति का रोल करता है, पतलून और कमीज पर। ठीक है,
फिर वह सिंघानिया का रोल करता है जो कि सावित्री का बॉस होता है, दूसरा व्यक्ति है। तीसरा व्यक्ति के रूप में वो जगमोहन बन के आता है, जो कि जगमोहन जो है यहाँ पास वह सावित्री कर लीजिए, ठीक है, सावित्री का मित्र होता है जगमोहन, ठीक है। और जुनेजा जो होता है वो महेंद्र नाथ का बचपन का मित्र होता है, ठीक है। अब देखिए जो मनोज होता है वह, ये भी जो होता है ना, ये भी सावित्री का मित्र होता है, लेकिन बाद में सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी को भगा कर ले जाता है और शादी कर लेता है, ठीक है। बिन्नी यहाँ पास देखिए है। अशोक जो है वो सावित्री और महेंद्र नाथ का बेटा होता है, ठीक है, इकलौता बेटा होता है। बिन्नी जो होती है वो सावित्री की बड़ी बेटी होती है और किन्नी जो होती है वो सावित्री की छोटी बेटी होती है। तो पात्र परिचय में हम लोग मेनली इतना चीज़ जान लिए, ठीक है। अब हम लोग नाटक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आधे अधूरे सिर्फ एक नाटक ही नहीं है, ये हमारे समाज, परिवार, व्यक्ति और उनके पारस्परिक संबंधों में आए और लगातार आ रहे बदलावों का गंभीर समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। ये नाटक नहीं है, ये जीवन से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। आमतौर पर इसे आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी के आरंभ में परिवार और विवाह जैसे समयसिद्ध संस्थाओं के विघटन, मानवीय मूल्यों के पतन तथा सर्वग्रासी महत्वाकांक्षा की अंधी दौड़ से उपजी जिन अर्थ एवं कामज विकृतियों को आज सर्वत्र सार्वजनिक तांडव करते देखा जाता है, वे भूमंडलीकरण, बाजारवाद और पश्चिमी संस्कृति एवं मीडिया के अदम्य आक्रमण के कारण तेजी से उभरनी जरूर है, लेकिन अचानक पैदा नहीं हो गई है। उनके बीज का स्वतंत्रता और विभाजन के बाद हुए मोह भंग के साथ ही हमारी धरती पर पड़ते गए हैं। देखिए 60 के दशक से इसका अंकुरण शुरू माना जाता है। 70 के दशक में यह हमारे जीवन और समाज में कुनमुनाने और कसमसाने लगे थे। पहले इन परिवर्तनों की दबी घुटी स्पष्ट व्यक्ति महानगर के उच्च मध्यवर्गीय परिवारों में हुई। भीतर ही भीतर इनका क्रमिक विकास और विस्तार होता रहा। बस परिवेश और परिस्थिति की अनुकूलता पाकर आज इनका व्यापक विस्फोट हो गया। नाटक के विषय में पहला लाइन है कि मध्यम वर्गीय परिवार की आंतरिक कला का चित्रण इसमें किया गया है। दूसरा इसमें क्या किया गया है, तो स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि तीसरे में इसमें परिवार विघटन की समस्या इसमें दिखाया गया है। वैवाहिक संबंधों की विडंबना इसमें दिखाया गया है। आधुनिक नारी का इसमें चित्रण किया गया है। नारी मुक्ति की भावना है और कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा है, ठीक है, जो भी युवा बेरोजगार हैं। आगे देखिए, नाटक में कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, जिसमें सावित्री कामकाजी औरत की भूमिका में नजर आती है। घर का सारा बोझ सावित्री पर होता है, जो अपने पति से खुश ना हो पाने के कारण गैर पुरुष संबंध भी बनाती है। मनोज जिसे वह चाहता है वह उसकी बड़ी बेटी को भगाकर ले जाता है। सावित्री पूरी जिंदगी एक पूरी पुरुष की तलाश में रहती है, ठीक है, वो खोजती रहती है पूर्ण रूप से पुरुष जो हो, जो कभी पूरा नहीं होती है, ठीक है। ऐसा उसका जो भावना होता है वो पूरा नहीं होता है। अंत में उसकी यह धारणा बन जाती है कि पुरुष कभी पूर्ण होते ही नहीं। घर में सारा सामान बिखर पड़ा होता है। उसका पति महेंद्र नाथ बहुत दिन से कामकाज नहीं कर रहा और बहुत दिनों से यूं ही निठल्ला पड़ा रहता है। महेंद्र नाथ के व्यवसाय में नुकसान हो जाने से वह बहुत दिन से घर में बैठा है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। महेंद्र नाथ को हमेशा यह लगता है कि सावित्री उस पर हावी होना चाहती है, वह हमेशा उस पर नियंत्रण करना चाहती है। महेंद्र नाथ और सावित्री पति पत्नी के अटूट बंधन के बंध कर भी अलग हैं। पूर्णता की तलाश में दौड़ रही स्त्री सावित्री अधूरे पुरुष महेंद्र नाथ को स्वीकार कर नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि महेंद्र नाथ सावित्री से प्यार नहीं करता, पर अपनी मानसिक तंगदिली के कारण जख्मी है। सावित्री महेंद्र नाथ को निठल्ला, बेकार और हारा हुआ इंसान मानती है, जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। वह जो भी काम करता है जुनेजा के निर्णय पर ही करता है, इसलिए वह खोज अन्य पुरुष की करती रहती है, जबकि महेंद्र नाथ स्वयं भी अपने आप को बार बार
घिसने वाला रबड़ का एक टुकड़ा समझता है। अपने जमीन पर बार बार चोट होते देख वह सावित्री को मारता पीटता है। घर की बड़ी लड़की बिन्नी है जो शादीशुदा है, जिसने मनोज के साथ भागकर शादी कर ली थी। वह पति से लड़ाई करके मायके में रहती है। अपनी माँ सावित्री की चरित्रहीनता के कारण बिन्नी का भी चरित्र जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। छोटी लड़की किन्नी बहुत ढीठ, जिद्दी और मुंहफट स्वभाव की है, जो घर पर है और कम उम्र में यौन संबंध में रुचि रखने लगती है। घर का सबसे आलसी पुरुष अशोक है। पिता की भांति बेकार है। उसका नौकरी में मन नहीं लगता। वह अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। ठीक है। आगे है कि महेंद्रनाथ की बेरोजगारी के कारण सावित्री को नौकरी करना पड़ता है। नौकरी करते समय सावित्री को कई पुरुषों से मिलजुल कर रहना पड़ता है। शायद महेंद्रनाथ अपने आप को उनके सामने जिल्लत भरी नज़रों से देखता है। उसी कारण जब भी सावित्री अपने दोस्तों को घर पर लाती है वह गायब रहता है। सावित्री हमेशा किसी नए व्यक्ति को घर लाया करती है। सावित्री अपने बेटे अशोक को नौकरी दिलाने, ठीक है, नौकरी दिलवाने हेतु अपने बॉस सिंघानिया से अनैतिक संबंध भी रखती है। बेटे के पूछने पर जवाब देती है, अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। आधुनिक दौर में पितृसत्तात्मक परिवेश में घर का आर्थिक बोझ उठाती हुई सावित्री जैसी भारतीय स्त्री की स्थिति को मोहन राकेश जी ने नाटक में जीवंत किया है। कामचोर पति, दिन भर मैगजीन से फोटो काट दीवार पर चिपकाने वाला बेटा अशोक, प्रेमी के साथ भगाने वाली बिन्नी और जिद्दी छोटी बेटी लड़की किन्नी से बना यह परिवार चलाते चलाते तनाव और घुटन से तंग आ चुकी सावित्री का अहम उसे बार बार मुक्त करने को प्रेरित करता रहता है। नाटक के एक दृश्य में सावित्री अपनी बड़ी बेटी से कहती है, हो सके तो जब तू अगली बार यहाँ आए तो मैं ना मिलूँ। मेरे पास बहुत साल नहीं है जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं इसी तरह निभाते हुए नहीं काटूंगी। मुझसे आज तक इस घर के लिए भी हो सका किया, अब न हो सकेगा। वो अपनी बड़ी बेटी से बोलती है सावित्री। एक बेहतर जीवन की तलाश लिए सिंघानिया जुनेजा मनोज जगमोहन के पास जाती है, पर अंततः उसे पूर्णता नहीं मिलता है। सावित्री को पूर्णता नहीं मिलता है। सावित्री के जीवन चरित्र से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि मध्यवर्गीय परिवार की विलासितापूर्ण जिंदगी एवं सुख भोग ने लोगों को किस तरह असमंजस की स्थिति में डाल रखा है। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, मतलब यह कि इस दुनिया भोग के पीछे वह अपनी अस्मिता तक खो बैठी है और अंत में उसे वही अधूरा महेंद्रनाथ मिला जो न उसे आर्थिक सुख दे पाता न शारीरिक। भारतीय समाज में मध्यवर्गीय सुविधा भोगनी नारी का इससे भयंकर परिणाम और क्या हो सकता है। नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है। नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह से स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि नाटक आधे अधूरे में सावित्री के लड़के का नाम क्या है। सावित्री के लड़के का नाम बताना है कि सावित्री के लड़के का नाम क्या है, अशोक। सावित्री की छोटी लड़की का नाम बताना है। सावित्री की छोटी लड़की का नाम है दोस्तों किन्नी। सावित्री की बड़ी लड़की का नाम क्या है, तो इसकी बड़ी लड़की का नाम है बिन्नी। कौन सा पात्र आधे अधूरे नाटक का है, तो सभी जो पात्र हैं वो आधे अधूरे नाटक का है। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित हुआ था, तो मोहन राकेश का जो आधे अधूरे नाटक था वह प्रकाशित किया गया था 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या क्या है। आधे अधूरे नाटक की जो मुख्य समस्या है उसके बारे में जो है वो प्रश्न किया गया है। तो विघटन की प्रक्रिया का अंकन है, माने फैमिली से अलगाव है। ठीक है, ये सवाल आपको जो है नगर पालिका एग्जाम में आया था। ठीक है, आगे देखिए, मोहन राकेश के नाटक के बारे में
कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है वह इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, देखिए उनमें अतीत से पट पर वर्तमान का चित्र है, वे नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त है। ठीक है, रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल है, ये भी ठीक है। उसमें मानव जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया गया, ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है। आगे देखिए, कौन सा पात्र आधे अधूरे का नहीं है। आधे अधूरे का पात्र कालिदास नहीं है। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार का नाम बताना है। आधे अधूरे नाटक रचनाकार का नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है? मोहन राकेश नाम है। आगे देखिए, आधे अधूरे किस विद्या का नाम है। आधे अधूरे जो है वो किस विद्या का नाम है? नाटक का। काला सूट वाला आदमी कितने पुरुषों के रूप में मंच पर कार्य करता है? तो 4 पुरुषों के रूप में वह जो है वह मंच पर कार्य करता है। याद रखिएगा, 4 पुरुषों के रूप में वह मंच पर कार्य करता है। आधे अधूरे में एकमात्र स्त्री पात्र है, वह कितने वर्ष की है? ठीक है, तो देखिए वैसे तो 3 स्त्री पात्र हैं, है ना, एक तो सावित्री, एक उसकी बड़ी बेटी और एक उसकी छोटी बेटी। ठीक है, तो यहाँ पास सावित्री की उम्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो सावित्री की जो उम्र है वो 40 साल है। स्त्री की छोटी लड़की जो है सावित्री की, वो कितनी आयु की है? तो लगभग जो है वो 12-13 वर्ष की है। ठीक है, लगभग वो 12-13 वर्ष की है। महेंद्र नाथ के घर का खर्च कौन चलाता है? तो सावित्री ही चलाती है। सावित्री की बड़ी लड़की किसके साथ जो है भाग जाती है? तो मनोज के साथ। महेंद्र नाथ हर काम किससे पूछकर करता है? तो जुनेजा से पूछकर वह काम करता है। अशोक किससे प्रेम करता है? ठीक है, यहाँ पास बताना है कि अशोक जो है वह किससे प्रेम करता है। तो उसका जो नाम है वह नाम रहता है वरना। ठीक है, क्या नाम रहता है? वरना। आगे देखिए, आगे है कि जगमोहन किस कंपनी में अधिकारी था। जगमोहन जो था वह किस कंपनी में जो अधिकारी था? न्यू इंडिया में जो था वो अधिकारी था। क्या था? तो न्यू इंडिया में एक अधिकारी था। आधे अधूरे नाटक के कितने भाग हैं? आधे अधूरे नाटक के यहाँ पास पूछा गया है कि आधे अधूरे नाटक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग है। ध्रुव स्वामी के भी 3 अंक हैं, इसके भी 3 अंक हैं। आधे अधूरे नाटक के भागों की क्या शीर्षक दिया गया है? आधे अधूरे नाटक के भागों को क्या शीर्षक जो है वो दिया गया है? तो उसमें दिया गया है पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि काले सूट वाला आदमी ने कहाँ चलते हुए अपने से टकरा जाने की बात कही है? कहाँ चलते हुए अपने से टकरा जाने की वह बात कहता है? तो फुटपाथ पर। काले सूट वाले आदमी ने आधे अधूरे नाटक के अनिश्चित होने के कारण क्या बताया है? वह अनिश्चित नाटक होने का कारण क्या बताया है? क्या है? इसमें अपनेपन होने का। आगे है कि एक पुरुष किसके यहाँ जाने की बात कहता है? पुरुष एक जो होता है वह, यानी कि महेंद्रनाथ जो होता है वो किसके घर जाने की बात करता है? जुनेजा के घर। पुरुष एक स्त्री से जुनेजा के कितने महीने बाहर रहकर आने की बात कहता है कि कितने दिन के बाद? महेंद्रनाथ बोलता है अपनी पत्नी से कितना दिन के बाद मैं लौट करके आऊँगा। ठीक है, तो 6 महीने। आगे है कि पुरुष एक किससे पैसे लेने की बात स्त्री को बताता है? किससे पैसे लेने की बात स्त्री से बताता है? तो फैक्ट्री से। आगे है कि पुरुष 2 किस पत्रिका में चाय के विषय में लेख होने की बात कहता है? ठीक है, तो किस पत्रिका में चाय के लेख होने की बात करता है? तो वो होता है रीडर्स डाइजेस्ट में। ठीक है, रीडर्स डाइजेस्ट में। ठीक है, आगे देखिए, सिंघानिया विश्वविद्यालय में साहित्य सभा में किस पद पर था? ठीक है, सिंघानिया विश्वविद्यालय में साहित्य सभा पर मंत्री पद पर था। सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से किस देश को अच्छा बताता है? सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से किस देश को अच्छा बताता है? तो वो बताता है सबसे अच्छा इटली को। ठीक है, कौन से देश को? इटली को बताता है। आगे है कि लड़का भाषण देने वाली और जन्म कुंडली बताने वाले का क्या नाम पुरुष 2 को बताया था? ठीक है, क्या नाम बताया था? तो बताया था निरोध महर्षि। क्या बताया था? निरोध महर्षि। आगे देखिए, आगे है कि आधे अधूरे नाटक की रचना जो है वो कब हुआ था? आधे अधूरे नाटक की जो रचना है कब हुआ था? 1969 में हुआ था। आषाढ़ का एक दिन रचना किसने और कब किया? ठीक है, तो मोहन राकेश ने किया। कब किया? 1958 में। ठीक है, किसने किया? तो याद रखिएगा, मोहन राकेश ने किया 1958 में। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। आगे है लहरों के राजहंस किसके द्वारा रचित नाटक है? तो मोहन राकेश के द्वारा। अंडे के छिलके किसका एकांकी है? अंडे के छिलके जो है वह किसका एकांकी है? मोहन राकेश का है। आधे अधूरे नाटक की नायिका या खलनायिका कौन है? तो वह है सावित्री। कौन है? सावित्री। सावित्री का मूल पति कौन था? सावित्री का जो मूल पति था वो कौन था? तो था महेंद्रनाथ। अशोक किसका बेटा था? अशोक किसका बेटा था? तो अशोक जो है वो महेंद्रनाथ का बेटा था।
आगे है इसके बाद कि सावित्री क्यों पति से परे अन्य मित्र की खोज करने निकली थी। क्यों निकली थी? तो महेंद्रनाथ धनी नहीं था, महेंद्रनाथ के साथ संबंध साधने में असंतुष्ट थी, वो वह व्याधिचारिणी थी, ये सभी। आगे है कि नाटक का शीर्षक आधे अधूरे क्यों रखा गया। आधे अधूरे जो है नाटक का शीर्षक जो है आखिर क्यों रखा गया था? तो कुछ साल बाद बिन्नी भी मनोज को छोड़कर घर वापस आ जाती है और सभी लोग इस तरह से अधूरे साबित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि आधे अधूरे का संदेश क्या है। आधे अधूरे का संदेश क्या है? तो अनुशासित परिवार की संतुलित हो सकता है। ठीक है, ये इसका संदेश है। और आगे है कि नाटककार को आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में कौन विसंगति जो है वो नज़र आती है। तो पारिवारिक कलह नज़र आती है, पारिवारिक उच्च श्रृंखला नज़र आती है और पारिवारिक अनुशासनहीनता समझ आता है, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।